देखो होता क्या है कि अभी हम नॉर्मली कैसे वेरिएबल बना रहे थे हमारा, अगर मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो मुझे मार्क्स 1 बनाना पड़ेगा, देन मार्क्स 1 मैंने बनाया, देन उसकी वैल्यू जो है वो मैं ऐसे डाल रहा हूँ 10 मार्क्स, हाँ बाय 10 मार्क्स है ना। अब मेरे पास स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतने ही वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जितने मेरे पास स्टूडेंट है। मार्क्स 2, मार्क्स 3, देन इसके मार्क्स 9 है, इसके 8 है, 8 है ना। तो ऐसे जितने मेरे पास स्टूडेंट है उतने मुझे मार्क्स बनाने पड़ेंगे और उतने मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इन वेरिएबल से बनाने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। क्या लाइट्स है ऑफ है, सही है बंद, मैं भी ले जाओ ना। ठीक है, आज की तो लगा ही दी थी मैंने तुम लोगों को। देखो, तो अभी अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट है तो मुझे 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत लगेगी, है ना। अगर मेरे पास मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, 2000 है, 5000 है, तो मुझे 5000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे उनका डेटा रखने के लिए। और ये तो सिर्फ मार्क्स एक सब्जेक्ट के होंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिर और, तीसरे के लिए और। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ से बचने के लिए हमने बनाया एरे, ठीक है। तो एरे में क्या होगा, हमको कैसे बनाएंगे एरे, पहले वो देखते हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो उसका डेटा टाइप, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम वेरिएबल बनाते हैं, अगर इंटीजर टाइप का एरे है मतलब उसमें सारी इंटीजर वैल्यू ही आएगी, अगर कैर टाइप का है तो सारी कैर आएगी, अगर फ्लोट है तो सारी फ्लोट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इंट हमने बनाया, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने वेरिएबल का कुछ भी नाम रखते हैं, तो ARR में अभी रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमको करना पड़ेगा स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब है कि ये एरे बन चुका है। इसके बाद इक्वल टू लगा के करली ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा जो मार्क्स था उसकी मैंने 10 वैल्यू रखी थी, देन 9, देन 8, तो कोमा लगा लगा के मैं वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी 3 से ही हम करते हैं, आगे कितनी भी तुम बना सकते हो, ठीक है। देन सेमी कॉलन। तो ये होता क्या है, अब मुझे एक्सेस करना है, मुझे यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट करना होता था, तो मैं कैसे प्रिंट करता था, प्रिंट एफ नहीं लिखा, प्रिंट एफ %d, देन कॉमा लगा के मार्क्स 1, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाता है ना। तो मुझे एरे को प्रिंट करना है, तो फिर वैसे कैसे करूँगा, एरे को कैसे प्रिंट करूँगा वो हमको देखना है, ठीक है। पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। तो 10 प्रिंट हो गया मार्क्स। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि प्रिंट एफ, अब ये तो है तो इंटीजर ही, तो %d ही आएगा, और यहाँ पर कॉमा लगा के लिख दूँ ARR, तो तीनों प्रिंट हो जाएंगे, तो हमारे तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो तो कुछ है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, पर स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ ही नहीं सकते, तो मतलब ऐसे पूरा एरे तो यहाँ पर प्रिंट करवा ही नहीं सकते हम सी में, बाकी लैंग्वेजेस में करवा सकते हो, जावास्क्रिप्ट वगैरह में करवा सकते हो। यहाँ पर क्या तुमको इंडेक्स देना पड़ेगा, तो इंडेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो देखो, इंडेक्स होता है कि इसकी पोजीशन क्या है, जो भी तुमको प्रिंट करवाना है उसकी पोजीशन क्या है, तुमको पोजीशन देनी पड़ेगी ना जो भी प्रिंट करवाना है। तो 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, ये जो हमारा एरे है ना, वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद जो सेकंड है वो होगा 1, थर्ड होगा 2, और ऐसे जितने भी होंगे आगे चलते जाएगा, ठीक है। स्टार्ट 0 से होगा बस। तो अगर हम मुझे 10 प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 इंडेक्स दे दूंगा। तो अब क्या प्रिंट होगा, ARR पे जो 0 पे है, 0 पे क्या है 10 है, 10 प्रिंट हो जाएगा। देखो 10 ऊपर वाले का प्रिंट हुआ है, नीचे वाले का बैकस्लैश n नहीं लगाया हमने, यहाँ पर दोनों को भी लगा देते हैं। देखो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर 9 प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 दे दूंगा, है ना, इंडेक्स में 1 दे दूंगा। तीनों करवाना है तो अलग अलग ही तीनों देने पड़ेंगे, मतलब ऐसे यहाँ पर 0, देन कॉमा लगा के ARR 1, फिर कॉमा लगा के ARR, और यहाँ पर इतने %d भी लगाने पड़ेंगे, है ना।
10 9 8 उसके लिए लूप होते हैं ना, हाँ, तो लूप हमने पढ़ लिया ना। हाँ तो देखो इसके लिए लूप होता है, तो लूप से हम लेंगे और लूप से हम लगाएंगे। तो अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू यूजर से लेनी होती है तो कैसे लेते हैं, स्कैनफ में, है ना। देन अगर वैल्यू मैंने दी भी हुई है और मैं यूजर से भी ले रहा हूँ तो क्या होता है, वो वैल्यू अपडेट हो जाती है ना। अगर ये 10 है और यूजर ने 9 किया है तो 10 की जगह पर क्या हो जाएगा 9। तो हम स्कैनफ से इसकी वैल्यू लेते हैं। स्कैनफ तो कैसे लिखते हैं हम, परसेंट डी देन एड्रेस ऑफ मार्क्स वन, है ना। ऐसे हम नॉर्मली यूजर से वैल्यू लेते हैं। तो अगर मुझे एरे की वैल्यू लेनी है तो वो मैं कैसे लूँगा, तो उसके लिए सेम स्कैनफ हम लगाएंगे, परसेंट डी क्योंकि इंटीजर है, देन एड्रेस ऑफ ए आर आर। अब यहाँ पर भी हमको इंडेक्स देना है कि कौन सा वाला हमको अपडेट करना है या फिर यूजर से लेना है, तो हमको 0 देंगे, ठीक है। फिर उसको प्रिंट भी करके देखेंगे कि वो क्या हो रहा है। तो इसी लाइन को मैं रेप्लिकेट करता हूँ नीचे, ठीक है। तो जो 0 वाला है वो अपडेट हो जाएगा, बाकी तो सेम प्रिंट हो जाएंगे, है ना। देन सेम इसको भी मैं नीचे प्रिंट करता हूँ। तो पहले कौन सा आएगा, पहले तो 10 ही आएगा जो था इनिशियली, देन उसके बाद जो अपडेट हो जाएगा वो आएगा, ठीक है। तो चलाता हूँ। हाँ तो ये हम पहले तो इसने 10 प्रिंट कर दिया, देन हमसे ये पूछ रहा है कि उस मार्क्स वन की वैल्यू क्या अपडेट करनी है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 15, ठीक है। तो 15 प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ, ये वाला एरे हमारा 10 9 और 8। अब मुझसे ये वैल्यू पूछ रहा है किसकी, 0 वाले की, मतलब 10 वाले पे क्या वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 20। तो अब नीचे क्या प्रिंट होना चाहिए, 29 और 8, 29 और 8, ठीक है। तो अपडेट हो चुका है यहाँ से। तो सेम ऐसे एरे की वैल्यू लेंगे, जितने इंडेक्स तुमको लेने उतने इंडेक्स तुमको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमको देखो करना क्या पड़ रहा है, यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब जितने हैं उतने तक चलाना है। लूप में हमारा क्या होता है, आई पहले 0 रहता है, फिर जहाँ तक हमको चलाना है वहाँ तक बढ़ते रहता है। तो अगर मैं 0 की जगह पर 0 1 2 की जगह पर आई लिख दूँ और लूप लगा दूँ तो क्या होगा, ये उतनी वैल्यू मुझसे ले लेगा, है ना। तो इसको हम लूप से इटरेट करते हैं एरे को। जब हमने लूप पढ़े थे वहाँ पर एक लाइन भी लिखी हुई थी, देखो मैंने बोला था कि जब ये एरे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, शायद लिखी थी। हाँ देखो, ट्रैवर्सिंग एरे, है ना। तो मतलब ये एरे की वैल्यू लेने और देने के, मतलब प्रिंट करवाने के काम में आता है। तो ये मैंने बताया था कि जब एरे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, है ना। तो ये वही चीज़ है कि लूप से हम एरे की वैल्यू ले भी सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो हम फ्रेश एक एरे बनाते हैं, उसको जाने देते हैं ना। तो लेट नहीं, इंट, इंटीजर टाइप का हमको बनाना है, तो इंट। देन उसके बाद हम करते हैं नाम का लिख दें, एरे पूरा लिख देते हैं, ठीक है। एरे इक्वल टू, अब देखो हमको वैल्यू यूजर से लेनी है, हमको यहाँ पर देनी नहीं। तो अभी हमने ऊपर क्या करा था, यहाँ पर इसके बीच में कुछ भी लिखा नहीं था, ये खाली छोड़ा था हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू दी थी। तो अगर हम दे रहे हैं तो हम खाली भी छोड़ सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ कि उसकी लेंथ क्या होगी। तो अभी 3 लेंथ है ना, तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं ऐसा करके खाली छोड़ दूँ तो वो देगा मुझे एरर, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू दे नहीं रहे, तो उसको पता ही नहीं कितनी वैल्यू आने वाली है ना। तो उसको हमको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा कि मुझे 10 वैल्यूज चाहिए। तो मैं अगर 10 लिख दूंगा तो वो एरर चले जाएगा कि हाँ चलो यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी ऐसा, ठीक है। पर यहाँ पर मैं खाली छोड़ दूंगा तो चलेगा, क्योंकि वो फिर वो काउंट कर लेगा, जितनी मैंने वैल्यू दी है उतनी वो ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ, इस पे होवर करता हूँ, देखो वो 3 लिखा हुआ आ रहा है ना। होवर कर रहा हूँ तो 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है वो वैल्यू जितने मैं एलिमेंट्स डालता हूँ, ठीक है। बट अगर मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो मुझे यहाँ पर फिर बताना होगा वो चीज़, तो ठीक है। अब लूप लगाते हैं 4, ठीक है। इंट आई को हमको 0 से चलाना है क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। देन कहाँ तक चलाना है, कितनी वैल्यू चाहिए हमको, 10, तो 10 तक चलाना है, मतलब 10 बार ये लूप चलाना है हमको। हम कम कर लेते हैं थोड़ा, मतलब 10 वैल्यू हमको डालनी पड़ेगी, क्या क्या वैल्यू डालेंगे, हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो इजीली तुमको समझ में आएगा, 3 बार चलाना है। देन यहाँ पर वही कोड आएगा जो सेम हम स्कैन एफ कर रहे थे ना, ये सेम कोड यहाँ पर आएगा, बस 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, आई, है ना। क्योंकि आई हमको एक टाइम पे 0 रहेगा, फिर हाँ वैल्यूज की चेंज होती रहेगी, तो हमको भी तो वैल्यू चेंज ही करवानी है। और ये लूप बार बार चलेगा, पहले 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 2 तक ही चलेगा, है ना। क्योंकि हमने 3 दिया है ना, तो 0 से लेके 2 तक चलेगा, 3 इटरेशन हो गए हमारे। तभी वैल्यू ले तो लेगा, पर हमको प्रिंट भी करवानी है, तो प्रिंट करवाने के लिए एक और लूप लगेगा, ठीक है।
तो फिर से 4 इंट आई ही रहने देते हैं, क्योंकि वो उस लूप का तक ही स्कोप है उसका, उसके बाहर तो उसको कोई पहचानता नहीं है इंट आई को, तो उसके बाहर भी हम आई बना सकते हैं। ये भी 3 बार ही चलाना है क्योंकि वैल्यू 3 ही है हमारी। और जो प्रिंट हम प्रिंट करने के लिए लिख रहे थे, हाँ ये वाला सेम, बस इसमें एक ही वैल्यू डालनी है हमको, 3 वैल्यू नहीं डालनी। हाँ, तो एक ही परसेंट ही आएगा और एक ही हमारा एरिया आएगा, और 0 की जगह पर हम क्या कर देंगे, आई फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो ऊपर वाला जो काम हो रहा है वो होगा, इसके स्कैनफ में कमेंट कर देता हूँ, वो वैल्यू लेता रहेगा नहीं तो अपने से। ठीक है, तो ऊपर वाले सारे जो प्रिंट हो रहे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा ये वाला एरे चलेगा, तो ये एरे तो बना देगा वो, कंपाइलर क्या करेगा, 3 साइज का एरे बना देगा रैम में, देन वो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी ले लेगा स्कैनफ से, देन प्रिंटफ से उसको प्रिंट भी कर देगा। करते हैं हम लोग। तो ये ऊपर वाला तो नॉर्मली जो चल रहा था हमारा वो चल गया। अब यहाँ पर वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि हमको वैल्यू क्या देनी है, तो हम दे देते हैं 1 2 3। देखो 1 2 3 नीचे प्रिंट होगा, ये 3 बार चला, इसने 1 लिया 2 लिया 3 लिया, देन फिर उसने ये चलाया प्रिंटफ, तो प्रिंटफ से वो प्रिंट हो गया। ठीक है, एक सेपरेटर हम लाइन लगा लेते हैं बीच में, तो इसमें नहीं बनाएंगे, तो प्रिंटफ बैकस्लैश कॉलम। ठीक, तो 3 2 1 3 2 1। ठीक है, तो ऐसे हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने स्टूडेंट नाम से एक एरे बनाया, मुझे उसमें सारे स्टूडेंट का डेटा रखना है। ठीक है, तो जब एडमिशन होते हैं, मतलब एडमिशन जब स्टार्ट होता है, तो हमको पता ही नहीं कितने स्टूडेंट आने वाले हैं, पर हमको अगर सी में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमको यहाँ पे नंबर तो देना है। जब हमको पता नहीं है कि कितने, हमको यहाँ पर वैल्यू देनी है, हमको वैल्यू यूजर से लेनी है, तो यहाँ पर हमको नंबर तो देना है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक इतना बड़ा नंबर दे देते हैं कि हमको पता है कि इसके अंदर तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। बट तुमने नंबर दिया चलो 100, कि तुम्हारे 100 स्टूडेंट आने वाले, बट तुम्हारे 100 आए ही नहीं, तुम्हारे 50 ही स्टूडेंट आए। तो जो 50 की जो बाकी 50 की जो स्पेस वो ले रहा है, क्योंकि जब भी हमने लोडिंग प्रोसेस देखी है, तो क्या होता है, जैसे प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो वो रैम में लोड होता है, तो रैम में अगर उतनी जगह ही नहीं है, पर वो तो स्पेस लेगा 100 की, क्योंकि तुमने 100 लेंथ लिख दिया है वहाँ पे, पर तुम्हारे वैल्यू तो तुम 50 ही डाल रहे हो, तो वो 50 की जो स्पेस है वो वेस्ट जाएगी, वो उतनी स्पेस तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तुमने सुना होगा ना, डीएमए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमको एरे के अंदर लिखना नहीं होता है, यहाँ पर हम जब इसको रन करेंगे ना, उसी टाइम पर हम वैल्यू दे सकते हैं कि भाई इतने स्टूडेंट है, तो वो उतने का ही डेटा हमसे पूछेगा, तो वो हम डीएमए में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ बता रहा था कि हमको यहाँ पर वैल्यू तो देनी ही पड़ती है, अगर मैंने वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, मुझे यूज़र से लेनी है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लेंथ उसकी लिखनी पड़ेगी, तो वो उतने वेरिएबल फिर हमारे वेस्ट जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम एरे में होती है, इसलिए फिर वो डीए में आया है। ठीक है, तो इतना क्लियर है एरे। ठीक है, तो ये हमारा 1D एरे है, ये तो भूल गया, ये हमारा 1D एरे है। ठीक है, ठीक है, कैसे हमको यूजर से वैल्यू लेनी है, कैसे प्रिंट करवानी, क्लियर है ना। नॉर्मली अगर सिर्फ एक प्रिंट करवाना है तो नॉर्मली ऐसे इंडेक्स दे देंगे हम एरे में, फिर अगर एक ही वैल्यू यूजर से लेनी है तो एक ही स्कैनफ के अंदर एक एंड परसेंट लगा के हम दे देंगे। ठीक है, अभी 2D एरे देखते हैं। तो 2D एरे आया क्यों है, 2D एरे इसलिए आया क्योंकि अब 1D एरे में तुम क्या करोगे कि एक सब्जेक्ट के तुमने मार्क्स रख लिए, बट दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, तीसरे के मार्क्स, है ना, तो तुमको शीट बनानी पड़ेगी, तुमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा होता है 2D एरे, तो उसके लिए अलग फाइल बनाते हैं। आरे के अंदर ही कर दूंगी। D क्या, आरे की फाइल के अंदर मतलब इसके अंदर ही, वो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें, तो नॉर्मल वाले की फाइल बना लेते हैं। तो 2D एरे डॉट सी हमारा इंट मेन जो आता है, मेन फंक्शन हमारा बनता है। देन यहाँ पर हम बना रहे हैं ARR। तो अब देखो नॉर्मली 1D एरे हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि एक ये लिखा, देन इक्वल टू लगा के करली ब्रैकेट, देन 1 2 3 4 5 जो भी हमको देना है ना, तो ये हमारा 1D एरे बन गया।
2D एरे में हमारे पास क्या है, जैसे लेट्स सपोज ये क्लास 1 या फिर सब्जेक्ट 1 के मार्क्स है, ठीक है, तो हमको क्लास 2 या फिर सब्जेक्ट 2 के भी मार्क्स देने, तो हम क्या करते हैं 2D एरे बनाते हैं। तो 2D एरे कैसे बनता है, तो फिर से हम इंट लिखेंगे, देन ARR2 लिखते हैं, ARR2D लिखते हैं, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे एक ब्रैकेट रो के लिए, एक ब्रैकेट कॉलम के लिए, ठीक है ऐसा। तो क्या होगा कि कॉलम वाला जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर देनी ही होगी जब मैं यूज़र से वैल्यू लेने वाला हूँ। नॉर्मली तो हमको नॉर्मली भी आई थिंक देनी होगी, देखते बना के, इक्वल टू लगा के ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और ऐसे कर देंगे उसको, एंटर कर देंगे, मतलब उसके अंदर तो एंटर करेंगे तो वो ऐसे फैल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हमको दो बनाने हैं, मतलब इसके अंदर दो रो है हमारी और दो कॉलम है। नहीं, कॉलम हमारे जितने हम वैल्यू देंगे उतने कॉलम हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ जो कि क्लास 1 के हमारे जो मार्क्स थे या फिर सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स थे, 1 2 3 4, हाँ ले लो, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। उसके बाद हमको सेकंड सब्जेक्ट के भी मार्क्स लिखने हैं, तो फिर कॉमा लगाएंगे बाहर करली ब्रैकेट के, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड हमारा बन जाएगा सेकंड क्लास या फिर सेकंड सब्जेक्ट, तो उसके मार्क्स हम लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा। अब देखो ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि कितने कॉलम है, हाँ कितने कॉलम हमने बनाए, तो हमारे 5 कॉलम है तो हमने 5 लिख दिए। क्या 1D में तो वो ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है, यहाँ पर भी वो ऑटोमेटिक काउंट कर रहा है। देखो ये जो है ना, ये वाला रो वाला जो है वो ऑटोमेटिक काउंट ही कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि रो कितनी हो गई, एक ये रो हो गई पूरी और एक दूसरी रो हो गई, तो वो ऑटोमेटिक काउंट कर रहा है। देखो यहाँ पर ओवर करूंगा तो 2 लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक काउंट कर रहा है, पर वो ये काउंट नहीं कर पाता ऑटोमेटिक कॉलम। तो यहाँ पर हमको कॉलम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, जितने कॉलम हमारे हैं। तो अभी हमने कैसा डेटा बनाया देखो, अभी हमने ऐसा डेटा बनाया, एक टेबल बनाई, इसके अंदर लिखा हुआ है 2 है ना, देन क्या लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 5, ये हमारी टेबल है। तो ये हमने बना ली उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा रो है ना, ये भी रो है, तो ये हमारा कॉलम है। तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये कौन सी रो है, 0th रो है, ये फर्स्ट रो है। कॉलम भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जितनी ले जाओ उतना जाता जाएगा। देखो हमने करा क्या, यहाँ पर हमने ये वाली टेबल बनाई, देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया, 2D एरे बनाया। तो फर्स्ट वाला होता है रो के लिए, इसमें हम ऐसे लिखते हैं ना ARR फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो होता है वो रो के लिए होता है, ये जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। इसलिए हमको रो बनानी है। तो रो हमको यहाँ पे नंबर देना जरूरी नहीं है जब हम वैल्यू खुद दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूजर से ले रहे हैं तो फिर तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो अगर हम यूजर से ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 5, ठीक है। इधर देखो पहले तो हमने ना, ठीक है। फ्लिपकार्ट अभी सेल में बहुत धीरे बेचता है, वो बहुत टाइम बताता है, बहुत दिनों बाद आएगा, ठीक है। देखो, हमने ये वाली टेबल बनाई है अभी, तो ये हमारी रोज है, तो वो हमारे कॉलम है। तो हमेशा एरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमको इसको एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो, तो ये वाला एलिमेंट कहाँ हो गया, 0 और 0 पे, मतलब 0 0 पे अगर मैं ARR ऐसे लिखता हूँ, ARR यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, ठीक है। इसका एड्रेस क्या होगा, 0 और 1, 0 1, इसका 0 2 0 3 0 5, इसका क्या होगा 1 1 1 0, है ना, 0 कॉलम और 1 फर्स्ट रो, तो 1 0, इसका 1 1 1 इसका 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो ARR 1, यहाँ पे लिख रहे हो 4, तो क्या प्रिंट होगा 55, है ना। तो
एक ही प्रिंट कराना है तो मैं ऐसे करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी जो दो हम बनाते हैं, फर्स्ट होता है हमारा रोज के लिए, सेकंड होता है कॉलम के लिए। तो जब भी हम ऐसे वैल्यू दे रहे हैं कि हमने 11 लिखा, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, देन इक्वल टू लगा के हमने यहाँ पर करना है कर्ली ब्रैकेट, जो मेन रोज निकलते हैं, ठीक है, वो हमने बनाया। देन हमारी रो कितनी है, 2 है, वो सेम हमें बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2, अब ये कॉलम से हमारे जितने कॉलम है 3 4 5, ये हो गया। उसके बाद सेकंड रो, तो यहाँ पर बाहर आएगा एक कॉमा, ठीक है, बाहर एक कॉमा है, हमारी सेकंड रो बनेगी। तो 1 1 1 2 1 2 ले, ठीक है, 1 3 1 4 1 5, यहाँ पर कॉमा नहीं है क्योंकि इसके बाद कुछ है, ठीक है, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन। तो ये हमारा 2D है, तो ये हमारी रो 0 है, ये हमारी रो 1 है, ये हमारा कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। जब भी मुझे 1 को एक्सेस करना है तो मैं 0 0 से करूंगा, 2 को करना है 0 1 से करूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम सारे एक्सेस करेंगे। तो देखो अभी ये देगा एरर, ठीक है, ऐसा अगर लिखोगे तो ये देगा एरर, क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉलम स्पेसिफाई करना होगा कि कितनी कॉलम्स हमारी है। तो रो वो ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा कि ये एक बना हुआ है तो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, बट कॉलम्स हमको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे अभी कितने कॉलम्स है, 5, यहाँ पर हमको ऐसा 5 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो एरर जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ से अगर 5 जो लिखा हुआ है वो हटा रहा हूँ तो आएगा एरर, ये देखो एरर आ रहा है, एक रेड लाइन आ रही है उसके ऊपर, है ना, ये एक एरर आ रहा है। तो हमको कॉलम तो बताना ही पड़ेगा कितने कॉलम है। अगर मैं कॉलम ना बताऊँ रो बता दूँ तो भी एरर देगा, क्योंकि रो तो वो खुद काउंट कर पा रहा है ना, वो कॉलम नहीं काउंट कर पा रहा। देखो यहाँ पर मैं ओवर भी कर रहा हूँ तो कॉलम नहीं आ पा रहे, ठीक है। बट अगर मैं रो हटाता हूँ और मैं कॉलम कर देता हूँ 5, तो एरर भी हट रहा है, और मैं यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ तो देखो ऑटोमेटिक 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो लेंथ काउंट कर लेता है कि एरे की लेंथ क्या है। एरे की लेंथ क्या है, हमारी 2 है, मेन जो एरे है उसकी लेंथ एक ही है पूरा, मतलब 0 पे पूरा ये है और 1 पे पूरा ये है, तो 2 उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने खुद ने बना लिया। अगर मुझे यूजर से लेना है वैल्यू तो कैसे लेंगे, तो इंट हम बनाएंगे ARR2D1 2D1, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ तो कुछ लिखे नहीं लिखे, मतलब अगर यूजर से ले रहे हैं तो दोनों चीज़ें हमको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ भी मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। एक स्क्वायर हम बनाते हैं। तो कॉलम कितने होंगे, 2, रो भी होगी 2, तो ये हमने बना लिया। देन यहाँ पर सेमीकोलन, क्योंकि वैल्यू को यूजर से लेना है। देखो अभी वो एरर नहीं दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर से ये भी हटा दूंगा तब भी वो एरर देगा, हाँ, है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना जरूरी है। इधर देख लो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसा लिखा, देन हम फिर से लूप लगाएंगे, फॉर लूप एंड, तो ये कितनी बार चलेगा, जितनी हमारी रोज है। एक रो के लिए बनेगा, एक कॉलम के लिए बनेगा। तो ये कितनी बार चलेगा, जितनी हमारी रोज है, तो 2 बार चलेगा। उसके बाद एक और लूप बनेगा फॉर इंट, हाँ, जे, ये बनेगा कॉलम के लिए, तो कॉलम भी हमारी 2 ही है, तो अभी 2। देन यूजर से हमको वैल्यू लेनी है, तो क्या आएगा, स्कैनर %d, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ARR2D1, है ना। तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें देनी पड़ेगी। तो रो कितनी हमारी आई है, रो के लिए आई चल रहा है हमारा, और कॉलम के लिए हमारा चल रहा है जे। ठीक है, तो ये क्लियर है इतना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो रहेगा 0, देन जे भी 2 बार चलेगा, मतलब आई जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर रहेगा 0। अब जे 2 बार चलने वाला है तो जे की वैल्यू भी 0 है इनिशियली, तो 0 0 पे 1 प्रिंट हो जाएगा। देन ये तो आई तो 0 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम चल रहा है। देन जे 2 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, सॉरी। तो 0 और 1 पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, 2। तो हमारा स्क्वायर है, हमारा 1 2 है और 1 1 और 2 2 है ना। तो अब ये वाला आई वाला लूप दूसरी बार चलेगा जब आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, तो 1 0 पे क्या प्रिंट होगा, 11। देन आई हो जाएगा, आई तो हमारा 1 ही है, जे भी हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 1 पे क्या चलेगा, 22। तो हमारा चारों चीज़ आ गई हमारे पास, है ना। देन इसी को हमको प्रिंट करवाना है, तो वापस से कंट्रोल D, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट एफ।
देखो सिंगल ही अगर लिखोगे तो तुम जैसे एक वैल्यू दोगे एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर तुम दोगे वो प्रिंट हो जाएगा, फिर तुम दोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ऐसा होगा। वहाँ पर भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट एफ ये हट जाएगा, देन सेम, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक सेपरेटर लगा देते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश n, ठीक है। तो इसको चलाते हैं। तो ऊपर जो हमने प्रिंट किया हुआ है टू टू पे, ऊपर वाला कमेंट करते हैं चीज़, ठीक है। सिर्फ इसको चलाते हैं और ये तो अनकमेंट करना है, ठीक है। तो इसको चलाते हैं। हाँ रिटर्न है ना वो, तो इसको चलाते हैं। देखो वैल्यू हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो हम वैल्यू देते हैं 1, मतलब फर्स्ट रो की बात हो रही है तो 1 हमने वैल्यू दी, 2 वैल्यू दी। उसके बाद अब ये सेकंड रो की बात हो रही है तो हमने 1 1 वैल्यू दी और 2 2 वैल्यू दी। देखो 1 2 1 1 और 2 2 प्रिंट हो गया, हमने बैकस्लैश n नहीं लगाया। देखो मैं यहाँ बैकस्लैश n नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, क्यों बताओ क्यों? अलग से क्योंकि एक पूरी रो मेरी प्रिंट हो जाएगी, देन उसके बाद दूसरी रो प्रिंट होगी, ठीक है। बैकस्लैश n, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ एक प्रिंट है यहाँ पर, और उसमें क्या करता हूँ मैं ऐसे डैश लगा देता हूँ। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट रो की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, देन सेकंड रो की वैल्यू, ठीक है। देखो तो अभी मुझसे पूछा 1 2, अभी पूछ रहा है सेकंड रो की वैल्यू 1 1 2 2। देखो 1 और 2 हमारे फर्स्ट रो की वैल्यू और 1 1 2 2 हमारे सेकंड रो की वैल्यू, तो वो ठीक है। तो ये था हमारा 2D एरे, जहाँ पर भी हमको ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा हो हमारे पास और वो हमको फिट करवाना है। तो जितना भी हमारे पास नीचे भी डेटा होगा तो हम उतनी रो बना लेंगे, है ना। तो उतनी बार हम आई को चलाएंगे, देन जितने हमारे कॉलम होंगे उतनी बार हम जे को चलाएंगे, ठीक है। ये भी क्लियर, ठीक है। तो क्लोज करें इतना ही आज, कल हम पढ़ेंगे पॉइंटर, ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ा है तो पहले ऊपर वाला कुछ ठीक है। हाँ हाँ